सोचिए अगर आप अपने गांव की रोड के कंस्ट्रक्शन के बारे में ये पूछते हैं कि इस रोड के लिए जो गवर्नमेंट ने पैसे सैंक्शन किए थे वो एग्जैक्टली कहाँ और कैसे खर्च हुए, तो गवर्नमेंट लीगली 30 दिन के अंदर आपको जवाब देने के लिए बाउंड है। और यही है राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आरटीआई की पावर, जिसने आम नागरिक को डेमोक्रेसी का एक एक्टिव वॉचडॉग बना दिया है। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को डिटेल में समझेंगे, इसका बैकग्राउंड, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशंस और रीसेंट इश्यूज, सब कुछ यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो राइट टू इंफॉर्मेशन हर सिटीजन का वो लीगल राइट है जिसके थ्रू वो पब्लिक अथॉरिटीज के पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। ये प्रिंसिपल इस आइडिया पर बेस्ड है कि गवर्नमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो असल में लोगों की इन्फॉर्मेशन है और जब तक उसे कॉन्फिडेंशियल रखने का कोई वैलिड रीजन ना हो। जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आरटीआई का डायरेक्ट मेंशन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक इंटीग्रल पार्ट माना है। और कोर्ट ने बार बार कहा है कि बोलने और अपनी बात एक्सप्रेस करने का राइट तभी मीनिंगफुल होगा जब सिटीजन्स के पास इंफॉर्मेशन जानने का भी राइट हो। और इसी वजह से आरटीआई को ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने वाला सबसे पावरफुल लॉ माना जाता है। तो नेशनल लेवल पर आरटीआई एक्ट आने से पहले राजस्थान में एक पावरफुल ग्रासरूट्स मूवमेंट हुआ था, जिसे मजदूर किसान शक्ति संगठन ने अरुणा रॉय की लीडरशिप में लीड किया था। गांव के लोग गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स देखना चाहते थे ताकि ये वेरीफाई कर सके कि पब्लिक वर्क्स के लिए जो वेजेस सैंक्शन हुई थी क्या वो सच में वर्कर्स को मिली या नहीं। और इस मूवमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया कि अगर सिटीजन्स के पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कैसे बना पाएंगे। और इसी ज़रूरत को समझते हुए पार्लियामेंट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 पास किया, जो 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू हुआ। तो आरटीआई एक्ट्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट फंक्शनिंग्स में ट्रांसपेरेंसी लाना, पब्लिक अथॉरिटीज़ की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना, करप्शन और पब्लिक फंड्स के मिसयूज़ को कम करना, सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशन के थ्रू एम्पावर करना, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाना। सिंपल वर्ड्स में आरटीआई ने गवर्नेंस को सीक्रेसी से ओपननेस की तरफ शिफ्ट कर दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट की प्रोविजंस ऑफ आरटीआई एक्ट। तो पहला है एप्लीकेबिलिटी। तो ये एक्ट अप्लाई होता है सेंट्रल गवर्नमेंट पर, स्टेट गवर्नमेंट पर, लोकल बॉडीज़ पर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पर और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस पर। लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली आरटीआई के अंडर नहीं आते। उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तभी मिल सकती है जब कोई पब्लिक अथॉरिटी किसी एग्जिस्टिंग लॉ के अंडर उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती हो। दूसरा प्रोविजन है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो हर पब्लिक अथॉरिटी को एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करना मैंडेटरी है। और पीआईओ का काम होता है आरटीआई एप्लीकेशंस रिसीव करना और सिटीजन्स को रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। नॉर्मली आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब 30 दिन के अंदर देना होता है, लेकिन अगर मैटर किसी पर्सन की लाइफ या लिबर्टी से रिलेटेड हो तो इन्फॉर्मेशन 48 आवर्स के अंदर प्रोवाइड करनी होती है। और अगर प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती तो इसे डीम्ड रिफ्यूजल माना जाता है। देन आरटीआई एक्ट के अंडर 2 इंडिपेंडेंट बॉडीज इस्टेब्लिश की गई हैं, जैसे कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और दूसरी है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ये बॉडीज अपील्स और कंप्लेंट्स को हेयर करती हैं, मतलब अपील्स और कंप्लेंट्स को सुनती हैं जब इन्फॉर्मेशन डिनाई कर दी जाए या अननेसेसरी डिले हो। अगर कोई पीआईओ जानबूझकर इन्फॉर्मेशन डिले करे, गलत इन्फॉर्मेशन दे, रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय करे या बिना वैलिड रीजन के इन्फॉर्मेशन डिनाई करे तो इन्फॉर्मेशन कमीशन उस पर 250 रुपये पर डे का पेनल्टी इम्पोज कर सकती है, जो मैक्सिमम 25,000 तक हो सकता है। और ये प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। फिर आती है एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 8। तो हर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जा सकती और इसीलिए सेक्शन 8 के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्ट रखी गई है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फॉरेन रिलेशंस, कैबिनेट पेपर्स जब तक वो डिसीजन फाइनल ना हो, ट्रेड सीक्रेट्स और कमर्शियल कॉन्फिडेंस, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो किसी की प्राइवेसी को अफेक्ट करे और ऐसी इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेशन को इम्पैक्ट कर सकती हो। लेकिन अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो तो एग्जेम्प्ट इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज की जा सकती है। इसलिए आरटीआई एक्ट ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंशियलिटी के बीच एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करता है। सो आरटीआई ने इंडियन गवर्नेंस में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। इसके थ्रू वेलफेयर स्कीम्स में करप्शन एक्सपोज हुआ,
पब्लिक सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव हुई, रिक्रूटमेंट और एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, सिटीजन्स गवर्नमेंट स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर कर पाए और सोशल ऑडिट्स एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को स्ट्रेंथ मिली। साथ में कई बड़े स्कैम्स और एडमिनिस्ट्रेटिव इरेगुलरिटीज पब्लिक डोमेन में आरटीआई एप्लीकेशंस की वजह से सामने आए और इसीलिए आरटीआई को अक्सर सनशाइन लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के काम को पब्लिक के सामने ट्रांसपेरेंट बना देता है। लेकिन आरटीआई एक्ट की सक्सेस के बावजूद कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला चैलेंज है इंफॉर्मेशन कमीशंस में अपील्स का ह्यूज बैकलॉग। दूसरा, इंफॉर्मेशन कमीशंस में वैकेंसीज, जिससे उनकी एफिशिएंसी अफेक्ट होती है। तीसरा, पुअर रिकॉर्ड मैनेजमेंट, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में अननेसेसरी डिलेज होते हैं। चौथा, कुछ केसेस में आरटीआई का मिसयूज पर्सनल हैरेसमेंट के लिए भी देखा गया है। और सबसे सीरियस कंसर्न ये कि कई आरटीआई एक्टिविस्ट को थ्रेट्स और वायलेंस का सामना करना पड़ा है, जिस वजह से उनकी प्रोटेक्शन एक मेजर इशू बनी हुई है। फिर आया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2019, जिसने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की सर्विस कंडीशंस में चेंजेस किए। पहले उनका टेन्योर फिक्स्ड 5 इयर्स का होता था और उनकी सैलरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के इक्विवेलेंट होती थी। पर अमेंडमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उनका टेन्योर, सैलरी और बाकी सर्विस कंडीशंस रूल्स के थ्रू डिसाइड करती है। इस अमेंडमेंट के सपोर्टर्स का कहना था कि इससे एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि इससे इंफॉर्मेशन कमीशंस की इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो आरटीआई को और इफेक्टिव बनाने के लिए हमें इंफॉर्मेशन कमीशंस की वैकेंसीज को जल्दी फिल करना होगा, डिजिटल रिकॉर्ड मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना होगा और सेक्शन 4 के अंडर प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर को प्रमोट करना होगा, ताकि आरटीआई एप्लीकेशंस की नीड ही कम हो। जब पहले से ही इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी तो उसे मांगना नहीं पड़ेगा। देन विसल ब्लोअर्स और आरटीआई एक्टिविस्ट को बेटर प्रोटेक्शन देनी होगी और सिटीजन्स को आरटीआई के रिस्पॉन्सिबल यूज के बारे में अवेयरनेस देनी होगी। सो टू कंक्लूड, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन लॉ नहीं है, बल्कि एक डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी लॉ है। ये सिटीजन्स को अथॉरिटी से सवाल पूछने, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने और डेमोक्रेसी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की पावर देता है। और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस पीएन भागवती ने कहा था, एन ओपन गवर्नमेंट इज द डायरेक्ट इमेनेशन फ्रॉम द राइट टू नो। यानी आरटीआई की असली स्पिरिट है, एक डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी कोई प्रिविलेज नहीं होती, बल्कि हर सिटीजन का राइट होता है और अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है।